हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास आईएएस। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। तो आज हम आते हैं अपनी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने आपके बायोलॉजी का सिर्फ आपके बेसिक समझा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे क्या, न्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके पोषक तत्व। कोई आप लोगों को डाउट क्लास से रिलेटेड, कोई पिछले आपके क्लास से रिलेटेड कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है। और ये जो आपके क्लास है ये यूट्यूब पर और आपके ठीक एफबी पेज पर सिर्फ आज ही और आपके लाइव चलेगी। इसके बाद में आपके ये क्लास कल से पूरी तरह ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों के आपके ऐप अभी नहीं चल रहे हैं तो आज एक बार और ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, जिससे कि आपके उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और जो लोग अभी तक आपके फ्री क्लास आपके देख रहे हैं और अगर उन्हें इंटरेस्ट है क्लास में तो वो लोग अपने अपने एडमिशन भी ले लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं, आज हम देख रहे थे आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, और पोषक तत्व में अब आज हम देखेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब नेक्स्ट आगे याद रखना। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपके हैं क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपके देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जरा अब हम लोग समझ लें। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने आपको बताया क्या था कि कार्बोहाइड्रेट आपके ये जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। और कंपाउंड के बारे में हमने आपको क्या बताया था, ठीक। कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया था क्या, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिले तब आपके बनता है क्या, कंपाउंड। कंपाउंड कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में आपके मिले, ठीक है। तो यहां आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब आपके बनेगा क्या कार्बोहाइड्रेट। अब ये अनुपात कौन सा होगा, अनुपात आपके होगा CnH2nOn, ठीक है। अब बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो हम देखते हैं वो आपके होता है क्या C6H12O6, C6H12O6 यानी कि आपके ग्लूकोज। और ग्लूकोज में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या दूसरे शब्दों में कहें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो होता है आपके 2:1, ठीक। यानी कि यहां आपके जो रेशियो होगा आपके वो होगा 2:1। अब नेक्स्ट आगे समझना, ठीक। कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपके बर्न होता है, क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपके बर्न होता है, ठीक है, तो टोटल आपके एनर्जी मिलती है कितनी, 4.3 किलो कैलोरी। 4.3 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पर 4.3 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी मिलती है, ठीक है। फंक्शन आपके अगर इसका हम देखें तो इसका फंक्शन आपके क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। और कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर स्रोत हैं वो आपके क्या है, आलू, केला और व्हीट यानी कि आपके गेहूं, पोटैटो, बनाना एंड व्हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहां हमने ये कल की क्लास में यहां तक देखा था। अब यहां आपको जो अगला पॉइंट समझना है वो देखना है कार्बोहाइड्रेट के आपके टाइप,
यानी कि आपके टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जहां से क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के अगर हम टाइप की बात करें आपके, तो 3 टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, कौन कौन से 3 टाइप के? पहले मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तीसरा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इसको सबसे पहले तो हम सिंपल समझ लें, मोनो एंड सैकेराइड, डाई एंड सैकेराइड, ये दूसरा पॉइंट, और पॉली एंड सैकेराइड। तो अब यहां इसका मतलब क्या है? ठीक है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकेराइड का मतलब क्या हुआ? शुगर। और मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब आपके होता है मोर देन 2। तो मोनोसैकेराइड का मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल हो? कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, यह कहलाएगा आपके मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हो। ठीक, डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल हो, तो 2 मॉलिक्यूल यानी कि ये C6H12O6 सिंगल मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जोड़ दो तो ये हो गया C12H22O11। अब इसमें आपके जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो आपके जो पानी होगा, ठीक, पानी यानी H2O, ये एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा C12H22O11। ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके शुगर के जुड़ जाए या कार्बोहाइड्रेट के जुड़ जाए तो CnH2nOn। ठीक, तो ये क्या हो गया? n बराबर मोर देन 2, जितने भी आपके हो जाए। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के आपके 2 मॉलिक्यूल। ठीक, और नेक्स्ट याद रखना आपके पॉलीसैकेराइड आपके कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल। अब यहां याद रखना, ठीक, बायोलॉजी में आपके ज्यादातर शब्द अंग्रेजी में आपके आएंगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि बायोलॉजी में आप अंग्रेजी में ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन में कर पाएंगे उसे। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि यहां तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स तो आपको समझने ही पड़ेंगे। ठीक, यहां मोनोसैकेराइड को आपकी 1 शर्करा, 2 शर्करा, बहु शर्करा, ये थोड़ा सा लिखना आपके क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, इसीलिए आप यहां वर्ड्स को इंग्लिश में ही समझें, वही ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन देखेंगे तब भी आपके इसको सॉल्व करना इजी होगा। अब नेक्स्ट आगे याद रखना, अब आगे समझना। अब मोनोसैकेराइड में सबसे पहले हम देख लें आपके क्या होता है। मोनोसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखें तो मोनोसैकेराइड में आपके ग्लूकोज एंड डेक्सट्रोज, ये मोनोसैकेराइड आपके होते हैं। इन दोनों को हम आपके कहते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। ठीक, दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज आपकी ये मिलती कहां है? फ्रूट्स में। फ्रक्टोज आपके सबसे मीठी शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर। सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज। ठीक, दूसरा याद रखना हनी, शहद। शहद के अंदर आपके कौन सी शुगर मिलती है? फ्रक्टोज। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट अगली शुगर आपके होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपके मिलती है किसमें? मिल्क यानी कि दूध में। ठीक, तो अब यहां आपने देखा क्या? सबसे पहले आप लोगों ने आपके देखा यहां कि मोनोसैकेराइड
अब मोनोसैकेराइड की अब अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपके ये जो होता है, ठीक, तो मोनोसैकेराइड आपके क्या है, जहां कार्बोहाइड्रेट या शुगर का एक मॉलिक्यूल हो। मोनोसैकेराइड आपके ये तीन होते हैं, ठीक, एक तो ग्लूकोज और डेक्सट्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज इन दोनों को हम ब्लड शुगर इसलिए कहते हैं कि ब्लड में आपके जो कार्बोहाइड्रेट चलता है वो ग्लूकोज या डेक्सट्रोज की फॉर्म में चलता है। अब ग्लूकोज और डेक्सट्रोज में क्या अंतर होता है, जब आप खाना खाते और खाना डाइजेस्ट होकर जब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब खाने के अंदर प्रेजेंट आपके जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो जब टूटेगा तो वो बनाएगा हमेशा आपके ग्लूकोज। एक तो ये हुआ। अब कभी कभी ऐसा भी तो आपके होता है कि आपकी तबीयत खराब हो और आप खाना ना खा पाओ, ठीक, तो आपको कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको 2 बोतल चढ़ाता है डेक्सट्रोज की और आप बिल्कुल फिट हो जाते हो, बॉडी के अंदर एनर्जी वापस आ जाती है। तो ये आपके क्या हो गया, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज आपके जो ऐसा मोनोसैकेराइड जो बॉडी के अंदर बन रहा है, और डेक्सट्रोज आपके ऐसा मोनोसैकेराइड है जो बॉडी में बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्ट कहां हो रहा है, ब्लड में। तो ब्लड के अंदर जो आपकी शुगर होती है वो डेक्सट्रोज या ग्लूकोज की फॉर्म में, दोनों ही मोनोसैकेराइड है, पहली बात। दूसरा याद रखना कि ये जो फ्रक्टोज शुगर आपके होती है ये फलों में मिलती है। फ्रक्टोज शुगर आपके कहां मिलती है, फलों में, फ्रूट्स में, ठीक है। तो एक तो फ्रूट्स में, दूसरा याद रखना हनी मतलब शहद। शहद के अंदर कौन सी शुगर मिलेगी, फ्रक्टोज। शहद किससे बनता है, फूलों के रसों से, ठीक है, यहां भी फ्रक्टोज शुगर मिलेगी। फ्रक्टोज शुगर आपके स्वीटेस्ट शुगर होती है, यानी कि सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे याद रखना आप गैलेक्टोज की अगर हम आपकी बात करें तो गैलेक्टोज आपके होता है कहां, मिल्क में। तो गैलेक्टोज आपके कहां मिलता है, मिल्क में। तो गैलेक्टोज आपके वह शुगर है जो आपके कहां मिलती है, मिल्क में। और तीनों ही शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। तीनों का ही फॉर्मूला होगा C6H12O6। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्लियर किया। अब आते हैं इससे आगे, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाए, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ सकते हैं, ठीक, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ सकते हैं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जुड़ सकते हैं। तो ये देखें आपके डाइसैकेराइड में आपके क्या है। अब डाइसैकेराइड में आपके होगा क्या, हो सकता है आपके जुड़ जाए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आपके जुड़ गए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यही तो हुआ डाइसैकेराइड। एक ग्लूकोज आपके जुड़ गया किससे, दूसरे ग्लूकोज से, ठीक है। तो ये बना देगा आपके क्या, माल्टोज। क्या बना देगा, माल्टोज, ठीक। और माल्टोज आपके किस किस में आपके मिलेगा, अंकुरित अनाज, इसमें भी आपके मिलता है माल्टोज। चावल का जो आपके मांड होता है उसमें आपके मिलेगा माल्टोज, चावल का जो मांड आपके होता है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज आपके जुड़ जाए फ्रक्टोज से, ग्लूकोज किससे जुड़ जाए, फ्रक्टोज से, बन गया डाइसैकेराइड। ये बना देगा आपके सुक्रोज। सुक्रोज आपके किस में मिलता है, गन्ना, ठीक। अब ऐसा भी आपके हो सकता है ग्लूकोज आपके जुड़ जाए किससे, गैलेक्टोज से। ग्लूकोज किससे जुड़ जाए, गैलेक्टोज से। तो ये बना देगा लैक्टोज। क्या बना देगा, लैक्टोज। और लैक्टोज आपके मिलता है किसमें, मिल्क में। लैक्टोज किस में मिलता है, मिल्क में। तो अब इसे समझ लो जरा, बड़ा ही साधारण सा आपके प्रश्न है। तो डाइसैकेराइड में हमने आपको क्या बताया कि ये जो आपके डाइसैकेराइड है, ठीक। तो डाइसैकेराइड आपके है क्या,
जब कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाएं। ठीक, तो जब आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज आपके जुड़ता है तो ये आपके क्या बनाता है, माल्टोज। माल्टोज आपके अंकुरित अनाज और चावल में मिलता है। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जुड़ जाए तो ये बनाता है सुक्रोज। सुक्रोज मिलता है किसमें, गन्ने में। ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ जुड़ जाए तो ये बनाएगा लैक्टोज, और लैक्टोज आपके मिलेगा दूध में। ठीक है, ये एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड अब नेक्स्ट याद रखना पॉलीसैकेराइड। अब इस पॉलीसैकेराइड की अगर हम आपके बात करें तो आपके जब दो या दो से आपके ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा। अब यहां क्वेश्चन ये है कि ये दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड किसी जीव के अंदर जुड़ रहे हैं या किसी पौधे के अंदर जुड़ रहे हैं। ठीक, एनिमल के अंदर भी ये जुड़ सकते हैं और प्लांट के अंदर भी जुड़ सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड किसी एनिमल के अंदर जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे ग्लाइकोजन। क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड किसी सेलुलोज या किसी प्लांट के अंदर जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे सेलुलोज या स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल फैट और सेलुलोज और स्टार्च को कहते हैं प्लांट फैट। बेसिकली आपके जो पॉलीसैकेराइड होता है ये स्टोर एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपने ज्यादा ग्लूकोज खाया और बॉडी को उतने ग्लूकोज की जरूरत पड़ी नहीं, तो ये आपके ग्लूकोज क्या होगा, ये जुड़ जुड़ के स्किन के नीचे आपके जमा होता जाएगा। ये स्टोर एनर्जी हो गई। इसी स्टोर एनर्जी को हम आपके कहते हैं एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट के अंदर सेलुलोज या स्टार्च। तो यहां याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो सेलुलोज और स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार के रूप में आपके संचित करते हैं। एनिमल अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन को एनिमल फैट कहते हैं और सेल्यूलोज या स्टार्च को प्लांट फैट कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि पौधे अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सेल्यूलोज या स्टार। एनिमल अपना भोजन किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। पॉलीसैकेराइड बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये स्टोर्ड एनर्जी होगी प्लांट और एनिमल के अंदर। तो ये आपने देखा, क्या देखा कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल, जब मोनोसैकेराइड दो मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो डाइसैकेराइड, दो से ज्यादा जुड़ जाए तो पॉलीसैकेराइड। ये उल्टा भी हो सकता है, पॉली से टूट जाए तो डाइसैकेराइड और आपके डाई से भी टूट जाए तो मोनोसैकेराइड। ठीक, तो ये हुई आपकी ये प्रोसेस। अब इसमें यहां आगे याद रखना कि जब आप बॉडी में ग्लूकोज खाते हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना जब आप ग्लूकोज खाते हो तो। ठीक है, अब ग्लूकोज कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, क्या होता है ये समझना। तो नेक्स्ट आपके पॉइंट,
अब यहां आप लोग एक पॉइंट समझना, जो आप लोगों को पॉइंट समझना है, डाइसैकेराइड। तो ये आपके ये डाउट आया है कि डाइसैकेराइड द्वारा बताइए। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? जहां कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएं, जैसे कि आपके दो ग्लूकोज जुड़ गए, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, दो ग्लूकोज जुड़ गए तो माल्टोज बना दिया इन्होंने। माल्टोज आपके चावल और अंकुरित अनाज में आपके हो गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड, तो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाए तो आपके क्या बना दिया इन्होंने? सुक्रोज बना दिया। सुक्रोज गन्ने में होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ जाए तो आपके क्या बना दिया इन्होंने? लैक्टोज बना दिया। लैक्टोज आपके कहां होगा? ये मिल्क में आपके होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जब कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाएं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। अब होता क्या है आपके, ठीक, अगर आप एक्सेस ग्लूकोज खाते हैं तो बॉडी में आपके कैसे इसका आगे सिस्टम बैठता है ये समझते हैं हम। आपको पता है कि आपको जो डाइट की जरूरत है वो आपके कितनी जरूरत है? लगभग 2100 कैलोरी। ठीक है, और आप जो ग्लूकोज जरूरत है कितनी? इतनी। ये है आपकी जरूरत, और आप खाते हैं कितना? इतना, 3100 कैलोरी। ये आप डाइट में लेते हैं, डाइट में। तो इसका मतलब क्या है? 1000 कैलोरी ये क्या है? प्लस है, सरप्लस है। ठीक है, आपकी जरूरत है ऊर्जा की 2100 कैलोरी की। ठीक है, और आपके नेक्स्ट याद रखना, आपकी ऊर्जा की जरूरत है वो है आपके कितनी? 2100 कैलोरी, और आप जो खाते हैं वो खाते हैं 3100 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी क्या हो गई आपके अंदर? पहले ही ज्यादा हो गई। तो इस मात्रा का जब ग्लूकोज आपके होगा, ग्लूकोज किस में चलता है? ब्लड के अंदर चलता है। तो ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज आपके फ्लो होगा। अब ब्रेन के द्वारा लिवर को मैसेज दिया जाएगा, लिवर यानी यकृत, ब्रेन के द्वारा लिवर को यह मैसेज दिया जाएगा कि ये आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इस एक्सेस शुगर या एक्सेस ग्लूकोज को हटाओ इसे ब्लड में से। क्यों? क्योंकि ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा आपकी चल रही होगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ब्रेन के द्वारा लिवर को मैसेज जाएगा कि ये जो आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज ऐसे खत्म करो। तो तुरंत लिवर क्या करेगा? इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और पकड़ पकड़ के इनको जोड़ेगा, और दो से ज्यादा जैसे ही ग्लूकोज जोड़ेंगे बन जाएगा पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड और ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड। अब लिवर आपके जो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये आपके किस प्रक्रिया के द्वारा? ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम आपके नाम देते हैं क्या? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट, अब यहां आपके क्या होगा कि ये जो आपके प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस में आपके इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ये जो एक्सेस ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहां होती है? लिवर में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। होता क्या है इसमें? ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां याद रखना कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है
इंसुलिन हार्मोन का जो सीक्रेशन या स्रावण होता है ये अग्नाशय की बीटा सेल के या एक बीटा कोशिका के द्वारा होता है। अग्नाशय आपके एक और ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर आपके एक बीटा सेल होती है जो करता है इस इंसुलिन हार्मोन का स्रावण, ठीक है, जो आपके क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का आपके क्या करेगा, स्रावण। तो जब अग्नाशय की बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगी तो आपके क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस में बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा ये ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, लिवर के द्वारा, ठीक है। तो अब आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके ग्लाइकोजन में आपके कन्वर्ट हुआ, अब आपके ये होगा क्या, संचित, ये होगा आपके क्या, स्टोर्ड। स्टोर्ड आपके किस में होगा, एक तो लिवर में आपके स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब दूसरा स्केलेटन मसल्स में आपके, स्केलेटन मसल्स, ठीक, मांसपेशियों में आपके संचित होगा। तो अब आपके ये जो ग्लाइकोजन होगा ये कुछ मात्रा में तो आपके लिवर में संचित होगा और फिर आपके स्किन के नीचे आपके जो स्केलेटन मसल्स होंगी उनमें संचित होगा और आपके अंदर क्या होगा, फैट, इसको आपके बढ़ाता जाएगा, यानी आपको चौड़ा करता जाएगा, ये करेगा आपके ये। तो आपने यहां देखा कि जब कभी भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर के द्वारा कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन एक, ठीक है। दूसरा याद रखना आपके कि वह प्रोसेस जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय या पैंक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा होता है। अब यहां आगे याद रखना अगला पॉइंट, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन क्या हो जाए, कम हो जाए। इंसुलिन आपकी अगर कम हो गई तो क्या ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। इंसुलिन का कम होने का मतलब ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बंद, क्योंकि ये तो इंसुलिन की प्रेजेंस में आपके हो रही थी। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस अगर आपके बंद हो गई तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। और ग्लूकोज अगर आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट आपके नहीं हुआ, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ग्लाइकोजन में अगर आपके कन्वर्ट नहीं हुआ आपके ग्लूकोज, ठीक है, तो अब आगे चल के क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में अगर आपके कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपके ब्लड में यानी कि रक्त में, ब्लड में आपके ग्लूकोज की जो मात्रा होगी, ग्लूकोज यानी कि आपके शुगर, ब्लड में आपके जो ग्लूकोज या शुगर की जो मात्रा होगी ये मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। और जब ब्लड में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो इसी को हम कहते हैं डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस यानी कि मधुमेह या शुगर। तो मधुमेह और शुगर, डायबिटीज मिलेटस बेसिकली आपके होता क्या है, डायबिटीज मिलेटस की अगर हम आपकी बात करें तो इसमें है क्या, डायबिटीज मिलेटस आपकी वह बीमारी है जिस बीमारी में आपके इंसुलिन हार्मोन का आपके सीक्रेशन कम हो गया। इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हुआ तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बंद, ये प्रोसेस बंद तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ती रहेगी और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ना ही कहलाता है डायबिटीज मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस। तो याद रखना कि जो डायबिटीज यानी कि जो शुगर होती है वो मीठा खाने से नहीं होती, ठीक। हम बोलते हैं ना गांव देहात में आपके कि ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर निकल रहा है, आप मिठाई की दुकान पे बैठे रहना, पूरे दिन खाना मीठा, आपको शुगर नहीं होगा। शुगर कब होगा, जब इंसुलिन हार्मोन आपके काम करना बंद कर देगा या निकलना बंद कर देगा। कब निकलेगा, जब पैंक्रियाज की बीटा सेल डीएक्टिवेट आपके हो जाए, ठीक। तो ये आपने देखा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और यही आपके ग्लाइकोजन को हम क्या बोलते हैं, संचित ऊर्जा, ये हो गई स्टोर्ड एनर्जी। ग्लाइकोजन आपके क्या हो गया, स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा। अब यहां याद रखना ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, ये उल्टी भी होती है ये प्रोसेस, बॉडी के अंदर आपके ये रिवर्स भी होती है ये प्रोसेस। रिवर्स आपकी कैसे होती है अब ये समझ लो। अब रिवर्स की अगर हम आपके बात करें
जैसे कि आपके ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज हुआ, ठीक है, तो आपके लिवर ने इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके नवदुर्गे आए और आपने 9 दिन का फास्ट रख लिया, कुछ खा ही नहीं रहे हो, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन निकाल रहे हो। अब आपने फास्ट रख तो लिया, लेकिन बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें तो काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और आप बाहर से कुछ खा नहीं रहे, बाहर से कुछ नहीं खा रहे, तो अब बॉडी जो होगी वो अब अंदर ढूंढेगी कि अंदर से ही ऊर्जा कहां से ली जाए। ठीक, यानी कि अब बॉडी अंदर से ऊर्जा ग्रहण करना शुरू करेगी, और अंदर ऊर्जा कहां संचित है? ग्लाइकोजन। ठीक, तो जब आप बाहर से डाइट नहीं लोगे तो अब ये प्रोसेस रिवर्स होगी, अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटना शुरू करेगा। तो अब इसकी उल्टी प्रक्रिया समझना, इसकी उल्टी प्रक्रिया भी आपके होती है। ठीक, तो ये है आपके ग्लाइकोजन, आपने रख लिया फास्ट, यानी कि आप भूखे। तब भूखे हैं तो ब्लड में आपके ग्लूकोज नहीं है, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कैसे मिलेगी ऑर्गन्स को? तो तुरंत आपके जो ब्रेन होगा एक बार फिर लिवर को मैसेज देगा, लिवर से ब्रेन कहेगा कि यार ढूंढ के लाओ कहीं कुछ ऊर्जा आपके पड़ी हो तो। ठीक है, तो अब लिवर आपके क्या करेगा? अब लिवर आपके करेगा ये, लिवर को पता है कि ऊर्जा पड़ी कहां है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ी है, ठीक, जो बॉडी के अंदर पड़ी है। तो लिवर आपके क्या करेगा कि इस ग्लाइकोजन को आपके अब कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट शुरू करेगा? ग्लूकोज में, जिससे कि आपके ऊर्जा मिल जाए। ये जो आपके प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस। ठीक, ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, जिसमें लिवर आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो आपकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में होती है, ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में आपके होती है। यह प्रोसेस आपके होती है ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे समझना। तो ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में आपके ये होती है प्रोसेस। ठीक, अब ग्लूकागन हार्मोन का जो आपके श्रावण होता है, ग्लूकागन हार्मोन का श्रावण, यानी कि सीक्रेशन, यह किया जाता है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, जो अभी बताया था आपको, पैंक्रियाज की अल्फा सेल के द्वारा, अल्फा सेल के द्वारा होता है। तो अब यहां आप याद रखना कि जब कभी भी आप भूखे होंगे, ठीक, तो बॉडी आपके अंदर से ही एनर्जी आपके ग्रहण करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके ये जो ग्लाइकोजन होगा, इसी ग्लाइकोजन को आपके लिवर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, जिससे कि ऑर्गन्स को ऊर्जा या एनर्जी मिल सके। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होगी ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस, किसकी उपस्थिति में? ग्लूकागन हार्मोन की उपस्थिति में। ग्लूकागन हार्मोन का सीक्रेशन करता है पैंक्रियाज की अल्फा सेल, पैंक्रियाज की अल्फा सेल। तो ये देखा आपने यहां तक। ठीक है, राकेश कुमार, आपका डाउट है डाइसैकेराइड में C12H24O12 क्यों नहीं होगा? इसमें से -H2O करके देखो जरा क्या बच रहा है, C12H22O11। जब आपके दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे तो -H2 मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेलिसिस, ये दो प्रोसेस हैं आपके। अब नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी आपके देता है कार्बोहाइड्रेट, कल बताया तो था आपको। मतलब बॉडी जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके, बॉडी जो सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रहण करती है वो कार्बोहाइड्रेट से करती है। अब यहां दो पॉइंट अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन आए आपके किसके टूटने से ज्यादा एनर्जी बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.3 कैलोरी,
फैट और प्रोटीन के टूटने से 9.3 कैलोरी एनर्जी बनती है। तो फैट और प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी देगा। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि बॉडी सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे ग्रहण करती है, तो किससे करती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, ये ध्यान रखना। और कोई डाउट? इंसुलिन आपके एक हार्मोन है, इंसुलिन आपके क्या है, एक हार्मोन है। ठीक, हार्मोन आपके होते क्या है, कैटालिस्ट सुना ना आपने, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं या तत्व होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को फास्ट या स्लो कर देते हैं। तो ऐसा ही आपके एक उत्प्रेरक है आपके बायो कैटालिस्ट। ठीक, उसको बोलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा, आपके ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। बिल्कुल, ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर जो मोनोसैकेराइड होगा, ठीक, उस मोनोसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। तेजस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। और अगर ग्लाइकोजन को आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लाइकोजेनेलिसिस प्रोसेस। ये तो प्रोसेस के नाम है आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने आपके देखा यहां तक। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे चले इससे, नेक्स्ट समझना। तो ग्लूकोज से रिलेटेड आपके कोई अगर क्वेश्चन था तो यहां तक, इससे आपको लगभग सारे क्वेश्चन ग्लूकोज से मिल जाएंगे। इससे ज्यादा अब आपके ग्लूकोज से क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे अब आते हैं हम ग्लूकोज के बाद में क्या, फैट। फैट यानी कि आपके बसा। फैट यानी कि आपके तो सबसे पहले आप ये बेसिक बेसिक समझ लो। ठीक,
कैलोरी या कैलोरी आपके है क्या, यूनिट आपके एनर्जी की यूनिट 9.3 कैलोरी। जैसे कि हमने आपसे कहा कि इसका आपके वजन क्या है, वजन, तो वजन आपके 100 ग्राम 200 ग्राम, तो ग्राम आपके क्या हो गया, वेट मेजरमेंट की यूनिट हो गई ना। जैसे 4.3, अब इसके पीछे कोई तो यूनिट लगाओगे मेजर करने के लिए, 9.3, तो एनर्जी जो हमें मिलती है, ठीक, मिलने वाली एनर्जी की यूनिट को हम कहते हैं कैलोरी या किलो कैलोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब फैट की अगर हम आपके बात करें तो फैट जो आपके है वो आपके क्या है, समझना। फैट भी आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। फैट आपके क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। ये फैट आपके हुए। अब दूसरा याद रखना, फैट आपके कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड हुए। दूसरा, आपके फैट में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, फैट में आपके जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आपके क्या होती है, कम होती है। फैट में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके क्या होता है, ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, 2:1, लेकिन फैट में आपके ये ऑक्सीजन का रेशियो होगा, ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में याद रखना, फैट जो आपके ये होते हैं ये लिपिड क्लास फैमिली के सदस्य हैं। अब यहां लिपिड क्लास फैमिली से क्या तात्पर्य है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चिपचिपे सदस्य होते हैं ना, चिपचिपे, ठीक है, जो चिपचिपे टाइप के हों वो होते हैं आपके क्या, लिपिड क्लास फैमिली के आपके सदस्य। ठीक, 1 ग्राम फैट अगर आपके बर्न होता है, 1 ग्राम फैट अगर आपके क्या होता है, बर्न होता है, तो 1 ग्राम फैट के बर्न होने से आपके जो एनर्जी आपके मिलती है वो आपके कितनी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट के बर्न होने से जो एनर्जी आपके मिलती है वो 9.3 किलो कैलोरी। फैट का अगर हम फंक्शन यानी कि आपके कार्य देखें, फंक्शन यानी कि इसका क्या देखें, कार्य देखें, तो कार्य इसका भी क्या है, एनर्जी प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करना। और फैट का अगर हम सोर्स यानी कि स्रोत देखें, फैट का सोर्स यानी कि स्रोत, तो स्रोत तो आपको पता ही है, बटर, घी, मिल्क, ठीक, इसके अलावा प्लांट ऑयल, जितना भी आपके प्लांट ऑयल होता है ये सब आपके इसके सोर्स हैं। तो फैट का अगर फंक्शन देखें तो एनर्जी प्रोवाइड या ऊर्जा प्रदान करना, ठीक, और इसके बाद में इसका स्रोत देखें तो बटर, घी, मिल्क, प्लांट ऑयल, ये सब आपके फैट के सोर्स हुए। अब यहां आगे याद रखना, फैट का आपके जो निर्माण आपके होता है, फैट का जो आपके क्या होता है, निर्माण आपके होता है, ठीक है, ये आपके प्लांट में भी होता है और आपके एनिमल में भी होता है। प्लांट और एनिमल मतलब दोनों ही आपके क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर आपके 2 कंपाउंड मिलते हैं। एक कंपाउंड होता है फैटी एसिड और एक कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कभी भी 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल फैट, ठीक है। और फैट बनने की जो ये प्रक्रिया होती है इसी को कहते हैं हम एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस आपके क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों के द्वारा फैट का निर्माण करना, यही प्रक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, एस्टरीकरण प्रक्रिया क्या है, तो एस्टरीकरण की जो आपकी प्रक्रिया होती है ये वह प्रक्रिया होती है जो आपके फैट का या वसा का आपके निर्माण करती है, फैट का या वसा का निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद आगे, अब दूसरा समझना। अब नेक्स्ट यहां याद रखना, हम कहते हैं कि फैट आपके 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो बेसिकली आपके जो 2 प्रकार का होता है वो होता है क्या, फैटी एसिड। फैटी एसिड आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त।
अब सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसी के आधार पे आपके फैट को हम दो हिस्सों में आपके क्लासिफाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट आपके क्या होता है। बेसिकली आपके फैट ना होके क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। ठीक, एक फैटी एसिड आपके जनरली प्लांट में मिलता है और एक जनरली एनिमल में मिलता है। अब यहां समझना अगला, तो सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, तो फैट या फैटी एसिड आपके दो प्रकार के आपके हो गए, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। ठीक, राजकुमार चौधरी ग्लिसरॉल आपके है क्या? ग्लिसरॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे आप कार्बनिक पदार्थ देखते हो ना, ठीक है, इथेन, मीथेन, ठीक है, एल्कोहल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपके ग्लिसरॉल। ठीक, अब नेक्स्ट यहां याद रखना आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपके फैट में बेसिक आपके क्या डिफरेंस है। ठीक, तो सैचुरेटेड फैट वह फैट जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। जितने भी आपके एनिमल फैट आपके होते हैं ये आपके सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैट आपके रूम टेम्परेचर पर सामान्यतः सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ये सामान्यतः सैचुरेटेड फैट हार्मफुल, नुकसान दायक होते हैं। अब इसका आपके एक एक्सेप्शन है, इसका आपके क्या है, एक एक्सेप्शन यानी कि एक अपवाद। कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल को ही आपके बोलते हैं। राहुल झा एक्सेप्शन में कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, देखो गौर से, कोकोनट ऑयल भी लिखा है। विश्वजीत आनंद, लिपिड क्लास फैमिली, सरल भाषा में इतना समझ लो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चिपचिपे हो ना, जैसे कि आप घी छूते हो चिपचिपे टाइप का लगता है, सरसों का तेल छूते हो चिपचिपे टाइप का लगता है, तो जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ जो चिपचिपे टाइप के हों वो सब लिपिड क्लास फैमिली के मेंबर होते हैं। किस फैमिली के? लिपिड क्लास फैमिली के मेंबर।
ठीक। फैट और फैटी एसिड, अब यहां याद रखना कि फैटी एसिड है रॉ मटेरियल और फैट है फिनिश्ड मटेरियल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके फैट बनता है, ठीक है। जैसे कि आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है ना, ठीक ठीक इसी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके फैट बनता है, ये ध्यान रखना। फैटी एसिड रॉ मटेरियल है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना। तो अब अगर हम आपके फैट की बात करें, ठीक है, तो फैट आपके जो होता है ये दो प्रकार का होता है, या फैटी एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो यहां सबसे पहले तो हम आपके ये समझ लें कि ये जो आपके फैट है, ठीक, तो फैट में आपको जो याद रखना है वो याद क्या रखना है, आपके फैट आपके ये दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। बेसिकली आपके ये फैटी एसिड होते हैं ये दो प्रकार के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां याद रखना, सैचुरेटेड फैट आपके वह होता है जहां आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आपके जुड़े होते हैं। सैचुरेटेड फैट आपके क्या होता है, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आपके जुड़े होते हैं, वो होता है आपके सैचुरेटेड फैट, ठीक है। और जहां कार्बन कार्बन आपके डबल बॉन्ड में आपके जुड़ जाएं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपके जुड़ जाएं, तो वो आपके क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड फैट। क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा याद रखना, सैचुरेटेड फैट सामान्यतः हम कहते हैं एनिमल फैट को, क्योंकि ये एनिमल के अंदर आपके पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड फैट हम आपके कहते हैं किसको, प्लांट फैट को। किसको कहते हैं, प्लांट फैट को, ठीक। दूसरा याद रखना आप कि सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर आपके सॉलिड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जैसे कि घी आपके हल्का सा सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल ये लिक्विड होगा। सैचुरेटेड फॉर्म जितने भी आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं, जितने भी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये नुकसान रहित होते हैं, हार्मलेस, ठीक है। सैचुरेटेड फैट का एक्सेप्शन याद रखना, फिश ऑयल, ठीक, मछली का तेल। फिश ऑयल की आपके खास बात क्या है कि ये जो आपके फिश ऑयल है, ठीक है, फिश ऑयल है तो एनिमल फैट, लेकिन आपके ये कैसा है, फिश ऑयल आपके है तो आपके ये क्या, एनिमल फैट। तो फिश ऑयल आपके बेसिकली है तो एनिमल फैट, लेकिन आपके फिश ऑयल है क्या, बेसिकली फिश ऑयल है बेसिकली आपके क्या, अनसैचुरेटेड फैट। तो फिश ऑयल आपके एक अनसैचुरेटेड आपके फैट है, फिश ऑयल आपके एक अनसैचुरेटेड आपके फैट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है याद रखना, अनसैचुरेटेड फैट में पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल ये है तो दोनों प्लांट फैट, पाम ऑयल एंड आपके कोकोनट ऑयल ये दोनों आपके हैं क्या, ये है तो आपके प्लांट फैट, लेकिन दोनों के दोनों आपके ये जो फैट हैं, दोनों के दोनों आपके जो ये फैट हैं ये आपके क्या हैं, ये सैचुरेटेड फैट है, यानी ये दोनों नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। अब यहां याद रखना आपके सूरजराज, आपने डाउट पूछा फैट का केमिकल फॉर्मूला, फैट का केमिकल फॉर्मूला इसमें आपके ये लगभग जब ये मिलते हैं ना C5H108O6, अब समझ में आ गया आपके, ये लगभग ऐसा कुछ आपके होता है, प्रोबेबली एग्जैक्ट नहीं। तो इसमें आपने देखा क्या कि यहां ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में बहुत कम होती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट, आगे समझना।
नेक्स्ट, फिश ऑयल के क्या फायदे हैं? फिश ऑयल में आपके सामान्यतः मिलता है विटामिन ए, ठीक है। जो विटामिन ए के आपके फायदे होंगे वो सारे के सारे फिश ऑयल के फायदे होंगे। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं आगे इससे। अब एक यहां और याद रखना, फैट में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहां ट्रांस फैट। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट याद रखना आप लोग, ट्रांस फैट, अति संतृप्त वसा। अब ये आपके जो अति संतृप्त वसा यानी कि आपके जो ट्रांस फैट का कंसेप्ट है, ये आपके क्या है, ठीक है। होता क्या है कि जब कभी भी हम ठीक, विवेक कुमार आपका ये डाउट है क्या फिश ऑयल में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है? बिल्कुल सही, ठीक है। अब बॉन्डिंग हम आपको केमिस्ट्री में समझाएंगे। अब यहां आपको कैसे समझाएं, जैसे कि आपके कार्बन है, कार्बन के पास आपके 4 एटम होते हैं, ठीक है, तो ये दूसरे अन्य 4 एटम से आपके जुड़ सकता है, ठीक। तो बॉन्डिंग आपके यानी होता क्या है, बंधिंग का मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब अपने सबसे बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं बॉन्डिंग यानी कि बंधन, ठीक है। नेक्स्ट, फिश ऑयल सैचुरेटेड फैट नहीं है, बिल्कुल नहीं, फिश ऑयल अनसैचुरेटेड फैट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना। अब यहां एक पॉइंट याद रखना, अति संतृप्त वसा या ये आपके बेसिकली क्या होता है। अब अति संतृप्त वसा की अगर हम आपके बात करें ट्रांस फैट, तो प्लांट फैट बेसिकली क्या है आपके, अनसैचुरेटेड
तो जब कभी भी हम प्लांट फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट लाइक वेजिटेबल ऑयल, इसमें निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर दें हम, हाइड्रोजन गैस का फ्लो कर दें। यानी कि जब कभी भी हम अनसैचुरेटेड फैट में या प्लांट फैट में या वेजिटेबल ऑयल में निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस का फ्लो कर दें, तो आपके ये अनसैचुरेटेड फैट एक हाईली सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी यानी कि आप ये वर्ड सुने होंगे डालडा, वेजिटेबल घी यानी कि डालडा, और यही डालडा आपके कहलाता है ट्रांस फैट, अति संतृप्त वसा। और ये ट्रांस फैट आपके अत्याधिक नुकसानदेह होता है। अत्याधिक क्या होता है, नुकसानदेह होता है। और ये जो आपकी प्रक्रिया होती है ना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोनाइजेशन ऑफ ऑयल, यानी कि वसा का हाइड्रोजनीकरण, वसा का हाइड्रोजनीकरण। तो यही जो आपकी प्रक्रिया आपके होती है, यानी कि आपके वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में जिस प्रक्रिया के द्वारा आपके कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम आपके कहते हैं क्या, ट्रांस फैट। उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या, ट्रांस फैट। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना, अब ये जो आपके फैट आपके होता है बॉडी में जाके, आपके ये जो फैट जब भी आपके टूटेगा, तो फैट के टूटने से आपके क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मतलब आपके क्या होता है, फैट के छोटे छोटे टुकड़े, सरल भाषा में देखें तो। अब यहां याद रखना कि बॉडी में जब कभी भी आप फैट ज्यादा मात्रा में आप खाते, डॉक्टर कहता है ना कि ज्यादा मात्रा में फैट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, फैट जब भी आपके ब्रेक होगा तो ये किसका निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके ये फैट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब ये जो आपके टुकड़े हैं जब ब्लड वेसल्स में फ्लो आपके करेंगे तो रक्त के प्रवाह में आपके ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, और रक्त के प्रवाह में आपके अवरोध उत्पन्न करते हैं तो आपके यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक, इसीलिए हम आपके फैट क्या करते हैं, फैट को कम मात्रा में या सीमित मात्रा में खाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा आपके फैट से रिलेटेड पॉइंट। अब फैट के बाद में नेक्स्ट अगला समझना आप लोग प्रोटीन। फैट के बाद अब हम आगे क्या समझते हैं, प्रोटीन।
अब हम आते हैं सबसे पहले, आगे समझ लें हम प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को आप जरा गौर से देखना, पहले तो हम यहां तक देख लें। प्रोटीन बेसिकली आपके ये जो हैं, अब ये किस किस के कंपाउंड है पहले तो आप ये देख लो। प्रोटीन कंपाउंड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। प्रोटीन आपके किसके कंपाउंड होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड आपके होते हैं प्रोटीन। पहली चीज, प्रोटीन बेसिकली है आपके चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्लों की आपके श्रृंखला। प्रोटीन बेसिकली क्या है? आपके चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्लों की श्रृंखला। अब प्रोटीन की अगर हम आपके बात करें तो प्रोटीन आपके चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसको समझना, NH2CCOH, ये आपके NH2 ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप ये एक मॉलिक्यूल है, ये आप जो यहां तक देख रहे हो ये अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल है। जब ऐसे 50 मॉलिक्यूल एक चेन में जुड़ जाए तब बनती है एक मॉलिक्यूल प्रोटीन। आपने यहां देखा क्या? तो आपने यहां आपके देखा ये, ठीक, क्या देखा कि अमीनो एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल हुआ ये। ऐसे कितने मॉलिक्यूल? ऐसे 50 मॉलिक्यूल जब आपके एक चेन में आपके जुड़ जाएं तब बनती है एक मॉलिक्यूल प्रोटीन। तो प्रोटीन आपके है क्या? अमीनो अम्लों की श्रृंखला। 50 मॉलिक्यूल मिलके या 50 अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं एक मॉलिक्यूल प्रोटीन। प्रोटीन में आपने देखा क्या? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपने 4 चीजें देखी। तो आपके किस किस के आपके इसमें कंपाउंड है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। अब यहां याद रखना, पूरी जो आपकी प्रकृति होती है ना, इस प्रकृति में आपके 20 अमीनो एसिड मिलते हैं, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। और इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 11 अमीनो एसिड बॉडी के अंदर मिलते हैं और 9 अमीनो एसिड आपके बाहर मिलते हैं, यानी 9 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं मिलते। तो अब याद रखना कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं वो अमीनो एसिड तो मिलकर बॉडी खुद प्रोटीन बना लेगी। तो इन 11 अमीनो एसिड के द्वारा जो प्रोटीन बनती है वो बॉडी स्वयं बनाती है और इसे हम बाहर से नहीं लेते, और इसी को कहते हैं हम नॉन एसेंशियल प्रोटीन। प्रोटीन 2 प्रकार की होती है ना, एक नॉन एसेंशियल और एक एसेंशियल। दूसरा, आपके ये 9 अमीनो एसिड ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलते, ठीक, ये मिलते हैं आपके किसमें? प्लांट में या अदर एनिमल में। ठीक है, तो ये जो आपके 9 अमीनो एसिड है ये ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलते, तो इनके द्वारा आपके जो हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं डाइट के द्वारा, उसी को कहते हैं एसेंशियल प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन। एसेंशियल प्रोटीन यानी कि आपके आवश्यक प्रोटीन। ठीक है, तो यहां हमने आपके क्या देखा कि प्रोटीन फिर 2 प्रकार की आपके होती है। ठीक, तो बेसिकली आपके अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक बे अमीनो एसिड जो बॉडी में मिलते हैं और एक बे अमीनो एसिड जो बॉडी से बाहर होते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी के बाहर होंगे वो एसेंशियल, उन्हें हम डाइट के द्वारा लेंगे, और जो बॉडी के अंदर होंगे उन अमीनो एसिड को मिला के आपकी बॉडी स्वयं प्रोटीन का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो 11 अमीनो एसिड बॉडी के अंदर मिलते हैं, इनके द्वारा बनने वाली प्रोटीन नॉन एसेंशियल, और 9 अमीनो एसिड हम डाइट के द्वारा बाहर से लेते हैं, इनके द्वारा आपके बनने वाली प्रोटीन एसेंशियल। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रोटीन का एक जनरल फंक्शन देखा। अब आगे समझना दूसरा पॉइंट। अब प्रोटीन की अगर हम आपकी बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन आपके जब आपके टूटती है, 1 ग्राम प्रोटीन जब आपके टूटती है तो ये आपके कितनी कैलोरी बनाती है? 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन टूटने पर आपके 9.3 कैलोरी बनाती है, 9.3 कैलोरी आपके बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा याद रखना, प्रोटीन का आपके फंक्शन, कार्य क्या है आपके? बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक वृद्धि एवं विकास। ठीक, प्रोटीन का सोर्स क्या है आपका? प्रोटीन का सोर्स, तो प्रोटीन का आपके सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलती है? सोयाबीन, पल्सेस, पल्सेस यानी दालें,
ठीक। इसके बाद में आपके जितने भी नॉनवेज फूड्स होते हैं, नॉनवेज फूड्स, ठीक। तो सारे के सारे नॉनवेज फूड्स में आपके क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। अब आगे समझना, अब यहां नेक्स्ट आगे एक पॉइंट अब हमें और समझना है। ये जो आपके प्रोटीन होती है, इसमें समझना, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन का आपके कैटाबॉलिज्म होगा तो आपकी कितनी एनर्जी बनेगी? 9.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन का सोर्स क्या है? सोयाबीन, पल्सेस और नॉनवेज मेजर सोर्स है। अब यहां याद रखना, प्रोटीन की अगर हम आपकी बात करें, ये जो आपके प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमें डेली डाइट में लेनी चाहिए। डेली डाइट में ऐसा नहीं कि हम प्रोटीन आज ले लें और 15 दिन तक प्रोटीन ना लें, ठीक है। एक दिन हमने भरपेट प्रोटीन खा ली और 15 दिन तक ना ली, ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है। प्रोटीन हमें डेली डाइट में लेनी चाहिए। क्यों डेली डाइट में हमें प्रोटीन आपके लेनी चाहिए? क्योंकि प्रोटीन के अंदर आपके क्या होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है। इसी नाइट्रोजन से बनेगा आपके न्यूक्लिक एसिड, ठीक, यानी डीएनए और आरएनए, ठीक। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटीन के अंदर आपके नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में। ह्यूमन बॉडी के अंदर पर डे आपकी लाखों सेल जनरेट होती हैं और लाखों सेल आपके डिस्ट्रॉय होती हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पर डे आपने क्या देखा? लाखों सेल जनरेट होती हैं और लाखों सेल आपके डिस्ट्रॉय होती हैं। ये पर डे आपकी हो रही है डिस्ट्रॉय एंड जनरेट, ठीक है। दूसरा याद रखना, आगे अगर हम समझें तो अब नेक्स्ट दूसरा आपको जो समझना है वो ये समझना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पर डे आपके लाखों सेल बनेंगी, लाखों नष्ट होंगी, तो इन सेलों को बनने और बिगड़ने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो इसका मतलब नाइट्रोजन हमें डेली डाइट में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि पर डे सेल डिवीजन की प्रोसेस बॉडी में होती है और नाइट्रोजन को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन को बॉडी के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जैसे ही रिलीज हुई, नाइट्रोजनियस वेस्ट की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसीलिए हमें डेली डाइट में प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन की जो आपकी मात्रा हो, प्रोटीन की मात्रा हमें डाइटिशियन से पूछ के लेनी चाहिए कि आप कितना फिजिकल वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आपके कि कुछ तो भी प्रोटीन की मात्रा ले ली, क्योंकि प्रोटीन की अधिकता और प्रोटीन की कमी ये दोनों ही बॉडी को आपके प्रभावित कर सकती है। तो अब यहां समझना, सबसे पहले तो मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन बोलते हैं हम कुपोषण को। कल बताया था ना आपके, सिर्फ प्रोटीन से ही मल न्यूट्रिशन नहीं होता, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट और अदर आपके मिनरल्स कम हो जाए तब मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। हम सामान्यतः बोल देते हैं कि प्रोटीन की कमी से मल न्यूट्रिशन होता है, अकेले प्रोटीन से मल न्यूट्रिशन नहीं होता।
तो हमें आपके डेली डाइट में क्यों प्रोटीन लेना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन से बॉडी को नाइट्रोजन मिलता है और नाइट्रोजन की जरूरत आपके कोशिका विभाजन में पड़ती है, ठीक। और नाइट्रोजन को बॉडी में हम स्टोर नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन को आप स्टोर नहीं कर सकते तो प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इससे आगे। अब यहां देखें कि प्रोटीन आपके कम हो जाए या प्रोटीन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लो, प्रोटीन में आपने क्या देखा, ये प्रोटीन में आपने देखा ये अमीनो एसिड आपके हुआ, ये NH2 आपके जब इसका कैटाबॉलिज्म होगा, मतलब ये NH2 आपके स्टमक में जब आपके पहुंचेगा तो ये बनाएगा NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया कहां बनाएगा? ये स्टमक में, ठीक है। ये अमोनिया आपके NH3CO2 के साथ आपके मिलके ये बनाएगा यूरिक एसिड या यूरिया। ये बनेगा कहां? लिवर में, ठीक है। अब लिवर अब लिवर से आपके ये यूरिक एसिड और यूरिया ये किडनी में आया और किडनी के द्वारा यूरिक एसिड या यूरिया ये बॉडी से आपके बाहर चला गया। तो प्रोटीन का अगर हम डाइजेशन देखें तो प्रोटीन का डाइजेशन समझना, जब हम प्रोटीन आपके खाते हैं तो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर जा रहा है। अब अमीनो एसिड जब आपके बॉडी के अंदर आपके जाएगा तो आपके इसका डाइजेशन कैसे होगा? NH2 आपके ये स्टमक में पहुंच के NH3 अमोनिया आपके बनाएगा। NH2 आपके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। अमोनिया आपके CO2 से मिलके आपके अमोनिया किससे मिलके? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके यूरिक एसिड या यूरिया बनाएगा लिवर में। लिवर से आपकी आ गया कहां? किडनी, और किडनी के द्वारा ये यूरिक एसिड या यूरिया बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो अब सबसे पहले समझना ज्यादा प्रोटीन खाने का नुकसान। तो जो आप हैवी बॉडी बनाने के लिए, ठीक, यानी कि सलमान खान टाइप की बॉडी बनाने के लिए जो आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो जितनी जरूरत बॉडी में नहीं है, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे, प्रोटीन अगर आप क्या करोगे? ज्यादा खाओगे, प्रोटीन ज्यादा खाओगे, प्रोटीन आपके अगर आप ज्यादा खाओगे तो दो ही नुकसान आपके हो सकते हैं। क्या? या तो आपके यूरिक एसिड ये ज्यादा बनेगा। यूरिक एसिड अगर बॉडी में आपके ज्यादा बना तो ये क्या करेगा कि यूरिक एसिड बोन जॉइंट पे जमा हो जाता है, बोन जॉइंट पे जमा, और गाउट, गठिया क्रिएट कर देता है। यूरिक एसिड आपके क्या कर देता है? ये गाउट की समस्या कर देता है। गाउट यानी कि गठिया, ठीक। दूसरा, अगर आपके यूरिया ज्यादा हुआ तो यूरिया आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देता है कैंसर, ठीक है। यूरिया का हाई कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है। और यूरिक एसिड ज्यादा हुआ तो बोन जॉइंट में जमा होकर जो यूरिक एसिड है वो गाउट या गठिया आपके क्रिएट कर देगा और आपके जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक और प्रॉब्लम। इसलिए प्रोटीन हमें निर्धारित मात्रा में लेनी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब ये तो आपने देखा कि प्रोटीन की अधिकता से क्या होगा। अब दूसरा, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोटीन की कमी हो। प्रोटीन की कमी अगर आपकी बॉडी के अंदर होती है तो यहां आप दो डिजीज सुनते हो। एक तो सुनते हो मेरास्मस और एक डिजीज आप लोग सुनते हो क्वासियोरकर। मेरास्मस एंड क्वासियोरकर, ये दो डिजीज हम लोग आपके सुनते हैं अक्सर। मेरास्मस और क्वासियोरकर ये दोनों डिजीज आपके किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। अब मेरास्मस में आपके क्या होता है? मेरास्मस में आपके जो हाथ पैर होते हैं ये पतले हो जाते हैं और त्वचा में आपके रिंकल्स, त्वचा में आपके झुर्रियां यानी कि आपके रिंकल्स पड़ जाती हैं, पहला, ठीक है। वहीं क्वासियोरकर की अगर हम आपकी बात करें तो इस क्वासियोरकर डिजीज में आपके होता क्या है? पेट बाहर निकलना। इसमें एक तो आपके क्या होगा? पेट बाहर निकलेगा, पेट बाहर निकलेगा, ठीक।
और दूसरा इसमें आपके मसल्स वीक, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो मेरास्मस और क्वासियोरकर ये दोनों जो आपके डिजीज आपके होंगी, ठीक है। तो मेरास्मस और क्वासियोरकर आपके दोनों डिजीज प्रोटीन की कमी से होती हैं। मेरास्मस में हाथ पैर पतले, त्वचा में झुर्री है, क्वासियोरकर में पेट बाहर निकलना, मसल्स वीक, ठीक है। मनीष, आपका डाउट है कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते। अब हमें नहीं पता कि आप दिन भर में कितना काम करते हो, कितना फिजिकल वर्क करते हो, तो आप ही जानो, डाइटिशियन और आप दोनों कंसल्ट करो ये, ठीक है। हम तो ये बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, इसके बाद में अब आगे एक और पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट इसके बाद में आगे याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि कौन सी आपके प्रोटीन और ये प्रोटीन आपके मिलती कहां है, प्रोटीन आपके मिलती कहां है, ठीक है। तो एक तरफ तो आप नाम लिख लो किसका, प्रोटीन का, और एक तरफ आप लिख लो आप क्या, इसका सोर्स, इसका प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन का स्रोत, ठीक। अब समझना, सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हेपारिन, ग्लोबिन, ठीक, एल्बुमिन, ये सारी की सारी प्रोटीन मिलती हैं ब्लड में, ठीक। ब्लड के अंदर आपके घुली होती है सारी प्रोटीन। दूसरा याद रखना, फाइब्रिन, ये प्रोटीन मिलती है आपके सिल्क, रेशम में, ठीक। कैसीन, ये प्रोटीन आपके मिलती है किसमें, मिल्क, यानी कि आपके दूध में। कैरोटिन मिलती है आपके नाखून में, नेल और हेयर में। हिस्टोन प्रोटीन आपके मिलती है किसमें, क्रोमोसोम में। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये मिलती है आपके किसमें, एग में, ठीक। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, ये दो प्रोटीन आपके होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं, मयंक, ठीक। हेपारिन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्वासियोरकर की आपकी कोई ऐसी एज लिमिट तो नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखना आप, हम कहते हैं आपके कि व्यक्ति आपके क्या है, टीनेज के बाद में आपके यंग के बाद में आपके ओल्ड। तो ये बेसिकली आपके ओल्ड जो वर्ड है, आपके बुढ़ापा, वो आपके होता किसके लिए है, ठीक है। ओल्ड होने की कोई एज नहीं होती। ओल्ड होने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति के हार्मोन्स, एंजाइम्स, उसके अंदर जितनी भी आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, अगर वो ज्यादा एज तक चल रही हैं तो वो ज्यादा दिनों बाद बोल्ड होगा, ठीक है, यानी ज्यादा दिनों बाद बूढ़ा होगा। अगर कम एज में आपके पूरी हो जाए, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाए बॉडी की, तो वो कम एज में बूढ़ा हो जाएगा। तो ये आपके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, तो आपके ये एक स्पेसिफिक एज नहीं ले सकते, ठीक। जैसे कि आप देखते हो कि पहले लोगों के बाल सफेद होते थे 60 साल में, अब 20 साल में ही हो जाते हैं। तो ये तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस है आपके, इससे आपके हम कोई एक फिक्स एज नहीं बोल सकते इसे। अब नेक्स्ट याद रखना आप, कुछ प्रोटीन और इनके आपके सोर्स। तो कुछ प्रोटीन और इनके अगर हम सोर्सों की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो प्रोटीन और इनके सोर्स अगर हम आपके देखें तो नेक्स्ट आप समझना, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हेपारिन, ग्लोबिन, एल्बुमिन, ये ब्लड में आपके मिलती है प्रोटीन, ठीक। इसमें हम आगे बताएंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। हेपारिन एंटीग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन आपके आयरन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है। फाइब्रिन प्रोटीन मिलती है सिल्क, रेशम में। कैसीन प्रोटीन मिलती है मिल्क, दूध में। कैरोटिन प्रोटीन मिलती है नेल और हेयर में।
यहां से क्वेश्चन आता है आपके जानवरों के जो खुर होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन मिलती है, तो कौन सी मिलती है, कैरोटिन। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के अंदर मिलती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन एग के अंदर मिलती है। ठीक, तो ये है आपका क्या, प्रोटीन रिलेटेड इशू। तो ये हम लोगों ने आपके समझा प्रोटीन। अब नेक्स्ट याद रखना कि कल आपकी क्लास ऐप के ऊपर चलेगी, यूट्यूब के ऊपर नहीं चलेगी, याद रखना। ठीक है, तो आप लोग सभी कल ऐप पे क्लास लें, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले लें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अगली क्लास आपकी साजी मैम लेंगी बिहार पीएससी यानी बिहार स्पेशल की। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।